जब मेरे मम्मी पापा कॉपरेट नहीं कर पाते इकोनॉमिक कंडीशंस में, तो उन कंडीशंस में भी इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। उन्होंने हमसे फ़ोन किए कि हमको कहें कि नहीं, इस तरह का जो है सो नहीं होना चाहिए, बच्चे को हमारे पास भेज दीजिए। अमन के मम्मी पापा का कहना था, सर मेरा बेटा को आप ऐसा डॉक्टर बना दीजिए जो गाँव में सुई हुई लगा करके 2-4 जीविकोपार्जन कर सके। नमस्कार, मैं अनिरुद्ध प्रताप, डायरेक्टर शिक्षा कुंज। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे व्यक्तित्व से, एक ऐसे छात्र से मैं परिचय कराने जा रहा हूं कि जो बच्चा अपने जीवन में पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आर्थिक चुनौती, आर्थिक कठिनाइयों को पार करते हुए आज सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में और साथ ही साथ आने वाले नीट के जो परिणाम हैं उसमें अपना सर्वोच्च दिया है। कहते हैं कि आर्थिक चुनौती, आर्थिक बाधा लोगों के सपनों को तोड़ देता है। लोगों को सही मंजिल पे पाने से ये बहुत बड़ी बाधा है कि इन बाधाओं के कारण लोग जो उनके सपने होते हैं, जो उनका एम्बिशन होता है, वो नहीं पा पाते हैं। लेकिन इस मिथ को, इस बात को तोड़ते हुए एक बच्चा आज आर्थिक चुनौती को पार करते हुए अपना सर्वोच्च दिया है। आइए हम मिलते हैं अमन से, जो इस बार का सीबीएसई बोर्ड 12th का जो रिजल्ट आया है उसमें 468 अंक हासिल किया है और साथ ही साथ जो नीट 2024 का परिणाम है उसमें उसे 622 अंक या उससे अधिक अंक मिल रहा है। तो हमारे साथ बैठे हुए हैं अमन के पापा, और अमन है और अमन की मम्मी, और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं कमलेश सर, जो हमारे शिक्षा कुंज संस्थान में 2022 में अमन को लेके सर ही आए थे और सर ने हमें बताया था कि एक ऐसा मेधावी छात्र है सर जो पढ़ के कुछ करना चाहता है, लेकिन उसके पिता बीमार हैं और वो काफी आर्थिक बाधाओं से झेल रहा है। सर उसे निकाला जाए, बहुत बड़ा वो नाम करेगा। और आज जो सर के द्वारा कही गई बातें हैं मैं उसे स्मरण करता हूँ, तो बिल्कुल सर ने सही कहा था कि बच्चों को जब मौका हम देंगे वो बेहतर हमें करके देगा। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अमन राज है और मैं शिक्षा कुंज का एक रेगुलर छात्र हूँ। मैंने 2 साल यहाँ से प्रिपरेशन की है। मैंने नीट की तैयारी और 11th और 12th सीबीएसई की पढ़ाई शिक्षा कुंज से की है। शिक्षा कुंज के टीचर्स बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं और इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत अच्छे से गाइड किया और कॉपरेट किया। और इवन मेरे हार्डेस्ट डेज में भी जब मेरे मम्मी पापा कॉपरेट नहीं कर पाते इकोनॉमिक कंडीशंस में, तो उन कंडीशंस में भी इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा और मैंने अच्छे से पढ़ाई करके यहाँ तक मैंने सीबीएसई में 93.6% मार्क्स स्कोर किए हैं और मेरे नीट में एक्सपेक्टेड मार्क्स 622 हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकता है एज पर द आंसर की रिलीज। थ्रू आउट द ईयर अगर देखा जाए तो थ्रू आउट द ईयर उसमें 12 to 14 आवर्स पर डे रहता था और जब एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब आ गए तो उस टाइम मेरा 14 to 16 आवर्स पर डे रहता था और कभी कभी फुल नाइट भी स्टडी कर लेते थे या कभी कभी कम भी स्टडी कर लेते थे एज पर टाइम। आप जितना मेहनत कर रहे थे, आपको लग रहा था कि हम इतना स्कोर को टारगेट कर, जो हमारा टारगेट स्कोर है उसको हम बीट कर पाएंगे या फिर जो भी? मेहनत करते टाइम तो किसी स्टूडेंट को लगता नहीं है कि वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे, लेकिन एक होप रहता है कि सर हर टाइम सपोर्ट करते थे कि अमन करो, तुम पे ही भरोसा है और तुम रिजल्ट दोगे। मैं बेसिकली वारिस नगर समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। माता पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी पहले मुंबई रहा करते थे, तो वहाँ फिर जब इनका तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियसली इनका तबीयत ख़राब हो गया तो फिर ये वापस गाँव आ गए और यहाँ पे ये बस खेती करते थे और बस कुछ जानवरों को पालते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रत्नेश कुमार है और अमन जी आपके लड़के? अमन मेरे लड़के हैं और 2020 में मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। लड़के मेधावी थे, इनके गुरुजनों ने बहुत ज़्यादा के पढ़ाई में सपोर्ट किया। शुरू में कमलेश सर जी के मार्गदर्शन में शिक्षा कुंज में आए और शिक्षा कुंज में आके अपना बहुत सारा मेहनत करके अच्छे अंकों से सीबीएसई की परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल। सर लोग का अमन बताया कि सर लोग का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा था। किस टाइप का सपोर्ट? सर लोग का हमारे पास आर्थिक और पढ़ाई का प्रिपरेशन, बुक देना, सब कुछ मतलब आर्थिक रूप से विशेषकर सहयोग है और उन लोगों ने अच्छा योगदान, अच्छा मेहनत करके बच्चों को इस मुकाम पे पहुंचाया कि बच्चे आज नीट में भी अच्छा स्कोर करेंगे। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सीबीएसई बोर्ड से बच्चे को पढ़ाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इस पर आपका क्या कहना है? एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाना बहुत टफ है, चूँकि हम लोग आर्थिक परिस्थिति हम लोग की विषम थी, हम लोग उसके योग्य नहीं थे, तो गुरुजनों ने साथ दे के बच्चे को सहयोग दिया और बच्चे मेहनत करके इस मुकाम पे पहुँचे। बाकी हमारे साथ कमलेश सर है, इधर एपी सर, बाकी अमन के मम्मी से भी हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है?
मैं अपने बच्चे से बहुत खुश हूँ। अपना मेहनत रात रात भर जग के अपना मेहनत जो है सो दिखाया, जो रंग लाया इसका मेहनत कि मम्मी हम तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अब रिजल्ट अच्छा आना होता है तो देखो आता है कि नहीं, लेकिन आ गया तो हम लोग बहुत ही खुश हैं। इसके पीछे तो परिवारजनों का तो हाथ है ही, और उसमें पहले तो हमारी लड़की जो मनु है उसका ज़्यादा सपोर्ट है कि मम्मी बउआ को पढ़ाओ। मेरा पढ़ाई तो छूट गया पापा को बीमार होने के बाद, लेकिन बउआ का पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए, उसका पढ़ाई रहना चाहिए। जैसे भी हो हम मेहनत करेंगे, तू मेहनत करेगी, पापा रहेंगे घर पे ही। कहीं कमलेश सर जी आते हैं या नहीं आते हैं तो तुम जाके बात करो उनसे और उनको कहो कि कहीं भी बुआ को कोचिंग वगैरह अच्छा अगर मिल जाता है तो वहाँ लगाएं। और उसके द्वारा, उन्हीं के द्वारा जो है सो यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ पर फिर शिक्षा कुंज में जो है सो भी 5 महीना पहले बउआ बना के खाता था, लेकिन इससे सपोर्टिंग में नहीं हो पाता था। इसको देखते हुए एपी सर गाइड किए कि नहीं, बच्चा का पढ़ाई जो है सो डिस्टर्ब जा रहा है, तो उन्होंने हमसे फ़ोन किए कि हमको कहें कि नहीं, इस तरह का जो है सो नहीं होना चाहिए, बच्चे को हमारे पास भेज दीजिए आप। हम समझते हैं आपके आर्थिक स्थिति, आप इनको भेज दीजिए, हम बच्चे को पढ़ाएंगे। हम जो है सो सर के माध्यम से बच्चे को उनके पास भेज दिए और सर बहुत सपोर्ट करके इनको रात रात भर दिन भर, जब भी टीचर का जरूरत पड़ा मन को, वो टीचर से अपना सहयोग लिया और पढ़ाई दिन रात शिक्षा कुंज के बारे में क्या कहना चाहते, थोड़ा सा? तो शिक्षा कुंज के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे अगर इधर कोई भी बच्चा अगर निकलना चाहेगा, आना चाहेगा, तो हम उनको यहीं भेजेंगे कि जाइए वहाँ से। आप आर्थिक स्थिति के बारे में मत सोचिए, जाइए वहाँ, आपको बहुत ही सपोर्ट मिलेगा टीचर के द्वारा। थोड़ा सा कमलेश सर से जानते हैं कि सभी लोग क्रेडिट एपी सर से पहले कमलेश सर को दे रहे हैं। थोड़ा सा हम कमलेश सर से जानेंगे, क्या है सर? नमस्कार, मैं कमलेश कुमार, आस्था पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर और शिक्षा कुंज का एक्स एकेडमिक इंचार्ज। कोरोना का समय था जब सारे स्कूल कोचिंग बंद थे, तो अनिरुद्ध सर के संसर्ग में मैं आया और फिर हमारा जर्नी जो है बच्चों के पीछे यहीं से शुरुआत हुआ। मैं टैलेंटेड स्टूडेंट का हमेशा खोज में रहता। स्कूल विजिट करने गया, डीएवी, वहीं पर अमन से मेरी मुलाकात हुई, अमन के मम्मी पापा से। अमन के मम्मी पापा का कहना था, सर मेरा बेटा को आप इतना ऐसा डॉक्टर बना दीजिए जो गांव में सुई हुई लगा करके 2-4 जीविकोपार्जन कर सके। तो मैंने इसे प्रॉमिस किया कि मैं इसको MBBS करवाऊंगा, अगर आप पे हमको भरोसा है तो आप मुझे अपना बच्चा दे दीजिए। मैं अपने साथ लाया इसे, इसके सेट एग्ज़ाम में बैठाया, 100 में 68 नंबर लाया। अनिरुद्ध सर ने 60% स्कॉलरशिप दिया और मैं बताऊंगा कि ये बच्चा केवल 35,000 रुपया 2 साल का दे करके, केवल 35,000, जो लोग 10 लाख रुपया खर्च करके भी रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ये बच्चा 35,000 रुपया 2 साल का दे करके बोर्ड में, गांव में अभी तक कोई जान नहीं रहा है कि अमन कुमार CBSE से पढ़ रहा है। अब जब इसका रिजल्ट आया है तो गांव में होड़ मच जाएगा, अरे कैसे इसका माँ बाप पढ़ा लिया CBSE से, घर तो छप्पड़ का है, घर में खाने को नहीं है, कैसे पढ़ा लिया। अब जाके पता चलेगा लोगों को कि आर्थिक बाधा। शिक्षा कुंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बच्चों में आर्थिक बाधा आने नहीं देती है। SK सेट के माध्यम से बच्चा यहाँ एडमिशन करवाया और 2 साल का रेगुलर क्लास किया, यहाँ आकर के कभी भी एब्सेंट नहीं किया। कुछ दिन यह बच्चा मेरे हॉस्टल में रहता था, मैंने इसका डेडिकेशन देखा, कई रात तक सोता भी नहीं था। मैं इसको डांट डपट भी करता था, बेवकूफ सो जाओ, नहीं तो क्लास में जाओगे तो नींद तुमको आएगा, तुमको फिर समझ में नहीं आएगा। इसका रूम में कभी कभी चेक करता था तो पूरा दीवार फॉर्मूला से, थ्योरी से, जितने भी नोट्स थे सब चिपकाया हुआ था पूरे दीवार पर। तो मुझे विश्वास था कि ये बच्चा के अंदर काबिलियत है, कुछ गॉड गिफ्टेड भी है, उसका इसने पूरा भरपूर उसने उपयोग किया और आज आप देख रहे हैं किस मुकाम पे है। साथ साथ देखिए 622 नंबर नीट एक्सपेक्टेड है, इससे ज़्यादा भी आ सकता है, बट आप देखिए कि इसने बोर्ड में भी 468 अंक प्राप्त किया है। ये काबिल तारीफ है। 2015 में तो शिक्षा कुंज हम लोग एस्टेब्लिश किए, 2015 से संस्थान अपना चल रहा है। लेकिन 2017 से हम लोगों ने सोचा कि जो बच्चे ठीक है आर्थिक रूप से सबल हैं वो तो आ ही रहे हैं, शिक्षा कुंज में पढ़ ही रहे हैं। लेकिन मैं जब समस्तीपुर में इंस्टीट्यूट खोला था तो मेरा यही एक सपना था कि जो बच्चे आर्थिक कठिनाई या किसी भी बाधा के कारण जो हैदराबाद या दिल्ली कोटा नहीं जा पाते हैं, मैं उन बच्चों को जिला में वो शिक्षा दूंगा जो इन जगहों पे मिलता है।
तो बहुत सारे बच्चे तभी हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, कुछ न कुछ आर्थिक चुनौती तो अभिभावक के साथ होते ही हैं। तो हम लोगों ने 2017 से 2 एग्जाम शुरुआत किया, एक स्टेप एक इसके सेट। स्टेप शिक्षा कुंज टैलेंट इंकरेजमेंट प्रोग्राम जो हर साल दिसंबर के महीनों में होते हैं, लगभग वो 17 जिला में अभी प्रासंगिक हो चुके हैं। अलग अलग जिले के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और पार्टिसिपेट करके उस एग्जाम के थ्रू अपने पढ़ाई में मैक्सिमम स्कॉलरशिप, साथ ही साथ उसमें कैश रिवार्ड, मेडल, सर्टिफिकेट, ढेर सारे प्राइजेस हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर साल। पिछले वर्ष का भी हम आपको डाटा देंगे जिसमें हम लोगों ने लगभग 2.5 लाख रुपया तो कैश बांटा है, उसके अलावे लगभग 1.25 करोड़ के आसपास स्कॉलरशिप बच्चों को बांटा है। और एक हमारा एसके सेट है कि जो बच्चे किसी कारण से मान लीजिए स्टेप एग्जाम नहीं दे पाया तो एक एसके सेट है कि शिक्षा कुंज में नामांकन लेने से जस्ट पहले शिक्षा कुंज स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट, यानी इस टेस्ट के माध्यम से भी हम बच्चों का नामांकन लेते हैं। और जो आर्थिक रूप से ही नहीं, सभी बच्चों के लिए इसमें जितना % वो मार्क्स लाते हैं हम उतना % उनको स्कॉलरशिप देते हैं। इसी एग्जाम में अमन 68 मार्क्स लाया था, उस पैनल में ये 60% स्कॉलरशिप के लिए इसका मार्क्स फुलफिल हो रहा था, जिसमें इसको हम लोग 60% स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए। फिर उसके बाद इससे मात्र ट्यूशन फीस 35,000 लगा। उसके अलावे जो स्टडी पैकेज थे, कमलेश सर बोले पापा इनके बहुत सारे बीमार चल रहे हैं तो स्टडी पैकेज हो गया या टेस्ट सीरीज हो गया, जो कुछ भी था अमन के लिए कंप्लीटली हम लोगों ने प्रोवाइड किया। चूंकि बच्चा में नो डाउट, देखिए ये तो मैंने प्रोवाइड किया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम जिसके लिए दे रहे हैं वो उसका उपयोग कितना कर रहा है। कि भगवान इस बच्चे में भी इतने ज्यादा शक्ति दे रखे हैं कि ये इन सारी चीजों के लिए हकदार था। और मुझे लगा कि बच्चे तो संस्थान में बहुत सारे आते हैं, लेकिन जब कोई बच्चा पढ़ने वाला हो और वो कुछ करने वाला हो और वो आर्थिक चुनौती के कारण अगर नहीं पढ़ा फिर मेरे लिए ये ठीक नहीं होगा। तो ऐसे में हमने इसके लिए वो सारी व्यवस्थाएं की जो एक अपने बच्चों के लिए लोग करते हैं, और मैंने किया। और सबसे बड़ी बात थी कि जब पहले सर के हॉस्टल में ही ये बच्चा रह के हमारे यहाँ आना जाना करता था, लेकिन जब एग्जाम का टाइम नजदीक आया, बैक टू बैक टेस्ट, नाइट क्लास, मॉर्निंग में जगा के पढ़ाना, तो क्या होता था कि ये आता था डेली रात में 9 बजे ठंड में साइकिल चला के जाता था। मैंने इसको कई दिन पूछा कि तुम खाना वाना खाए कि नहीं, ये चुप रह गया, मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने बोला कि चलो तुम ऐसा करो, तुम आ जाओ शिक्षा कुंज के हॉस्टल में। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ कि शिक्षा कुंज के हॉस्टल में जब मैंने इसको बोला कि तुम आ जाओ, तो अमन अपने मम्मी पापा को बताए, तो पापा और मम्मी इनके आए, दोनों लोग हमसे मिलने के लिए। बोले सर हॉस्टल में तो आ जाएगा, वहाँ आपका भी खर्च होगा, तो हम लोग तो इतना कैपेबल नहीं है, तो हम लोग को क्या देना पड़ेगा। मैंने इन लोगों को मजाक में बोला, पैसा कीजिए कि स्टाम्प पेपर पे आप हमको लिख के दीजिए, जब अमन सफल हो जाएगा, जब ये एक सफल डॉक्टर होगा, तो ये भी अपने समाज, अपने रिलेटिव या आसपास में जो मेधावी बच्चे हैं उनको ये मौका देगा, उसको सपोर्ट करेगा। तो एक पल के लिए हम कहते हैं कि मिसकम्युनिकेशन, ये लोग समझ नहीं पाए, ये समझ गए कि नहीं, मतलब ये चीज़ का प्रेशर हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद हमने इन लोगों को समझाया कि नहीं, आप लाइए इसको और हम पढ़ाएंगे, हॉस्टल में हम रखें। नो डाउट जो इसको व्यवस्था हम लोगों ने दिया उसका ये भरपूर उपयोग करके आज सीबीएसई बोर्ड में 93.6%, 468 अंक, और सीबीएसई बोर्ड का तो मैंने आपको मार्क्स बता दिया। नीट में ये 622 अंक या उससे अधिक अंक लाने जा रहा है। इस बच्चे का सफलता को देख के मैं सारे बच्चों से ये मैं अपील, और अभिभावक से अपील करना चाहूँगा, पढ़ाई अगर करने की जज्बा अगर आपके अंदर में है, पढ़ाई करने की अगर जिज्ञासा है, तो आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं टिक सकती है। आप उस बाधा से लड़के आप पार पा जाओगे। अमन एक आपके लिए उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, ये बहाना ना बनाना है कि हमारे पापा के पास, हमारे पास, या हम बाहर नहीं जा सकते हैं, ऐसा कुछ बिल्कुल, ये सब मिथ्या है। ये अंदर में अगर कुछ करने की क्षमता है तो हर जगह आपको अच्छा और खराब दोनों चीज़ मिलता है। आपको अच्छा को चुन के अपने जीवन को बेहतर कर। हमारा तैयारी 12 घंटा, 13 घंटा, 15 घंटा लगातार करते, तो कैसे वो डेडिकेशन कैसे आता था और लगातार कैसे कर लेते? और सबसे पहले तो क्लास में जो वर्क मिलता था और जो टीचर्स पढ़ाते थे, तो सबसे पहला काम होता है कि जो क्लास में पढ़ाया गया उसको रिवाइज करना अच्छे से थॉरली, और जो फॉर्मूला वगैरह दिया गया उस पर क्वेश्चंस करना, और जो मॉड्यूल में कराया गया उन क्वेश्चंस को करना। तो उसको करने में ही बेसिकली 6 to 7 आवर्स लग जाते हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर होते हैं, या फिर जो जैसे जिस एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हैं उसके PYQs लगाते हैं, तो उसमें फिर टाइम लगता है। और पैटर्न को स्टडी करते हैं कि किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस पैटर्न का कितना ज़्यादा आने का चांसेस है, सर क्या चीज़ पे फोकस करने के लिए बोले वो करना। फिर जो चैप्टर्स हम पढ़े उसका शॉर्ट नोट्स बनाना, ताकि आज जो चीज़ हम 10 घंटे में पढ़ पाएँ उसको हम कभी 15 मिनट में रिवाइज कर सकें। तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट होता है, और ये सारा करते हुए फिर प्रिपरेशन और अच्छी हो जाती है। आप अपना टाइम को कैसे मैनेज कैसे करते? टाइम मैनेज करने के लिए मैं सबसे पहले तो पोस्ट चेकलिस्ट तैयार करता था, यानी कि कोई रूटीन वगैरह फॉलो नहीं करता था। मेरा बेसिकली ये था कि जो वर्क करना है वो पहले कर लेना है, और फिर रात में सोने से पहले ये देखना है कि आज मैंने कितना टाइम
किस चीज़ को दिया, कहाँ पे यूटिलाइज़ किया, कहाँ पे वो टाइम वेस्ट हुआ, और नेक्स्ट डे से उस टाइम वेस्टेज को मिनिमाइज़ करना है और सही तरीके से जो प्रॉपर मैंने स्टडी रूटीन बनाया है उसको एग्जीक्यूट करना है और इसी तरह से प्रॉपर वर्किंग करनी है। चलिए, आपने जो भी मेहनत किया और उसका रिजल्ट, आप तो खुश हैं कि और भी एक्सपेक्ट था कि इससे भी ज़्यादा और भी कुछ हो सकता था? एक्सपेक्टेड तो इससे ज़्यादा ही था, लेकिन अब जो भी है उससे सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल, आप 10-15 घंटे तो पढ़ाई कर लेते थे, तो फ़ोन कब चलाते थे? 10-15 घंटे में फ़ोन चलाना भी शामिल है। आपके पास, अच्छा, 10-15 घंटे में फ़ोन भी चलाते थे? हाँ। मतलब पढ़ाई के दौरान फ़ोन? हाँ, तो वो जो फ़ोन चलाते आपके थे पास कौन वो सा फ़ोन है अभी? अभी तो नहीं, लेकिन है मेरे पास फ़ोन। अच्छा, फ़ोन है आपके पास था। तो कुछ लोग होते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई आप सेल्फ स्टडी करते थे, ऑफलाइन करते, ऑनलाइन करते थे, और क्लास का जो भी चल रहा था इसके अलावा ऑनलाइन भी करते पढ़ाई तो बेसिकली ऑफलाइन में ही ज़्यादा समझ में आता है, ऑनलाइन में उतना समझ में नहीं आता है। लेकिन ऑनलाइन हम वही लेक्चर देखते थे जो मेरे क्लास का रिकॉर्ड होता था। अच्छा। जो क्लास में एपी सर पढ़ाते थे फिजिक्स, उसमें अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पुराना वाला वीडियो सर का ही देखते थे, कोई दूसरा इधर उधर का लेक्चर नहीं आपका देखते सबसे थे। स्ट्रॉन्ग किस सब्जेक्ट पे थोड़ा पकड़ था? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो फिजिक्स था, लेकिन फिजिक्स में स्कोर थोड़ा सा कम हो गया एक्सपेक्टेड मार्क्स से, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट सब्जेक्ट फिजिक्स ही लगता है और 10th तक मैथ्स लगता था। 10 तक मैथ था और अभी फिजिक्स लग रहा है। जो भी अभी आपके जूनियर हैं उनको 2-3 लाइन क्या कुछ कहना चाहेंगे? जूनियर्स के लिए बस यही मैसेज है कि हमेशा फोकस रहना है, पहला पॉइंट। कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि किसी, मान लीजिए अगर हम पढ़ रहे हैं और इसमें अगर कोई सब्स्टिट्यूट आ जाता है कि नहीं ऐसा नहीं पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है, उस तरह से पढ़ना है, तो उसको बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। एक चीज़ को पकड़ के चलना है अच्छे से। और नेक्स्ट चीज़ है कि डेडिकेटेड होकर पढ़ना है, किसी भी अननेसेसरी चीज़ों को नहीं पढ़ना। अगर एक टीचर पे अगर हम बिलीव कर रहे हैं तो उन टीचर को थ्रू आउट द फॉलो करना है, मतलब लास्ट तक उनकी बातों को ही सुनना है, उनकी बातों पर ही फोकस रहना है और इधर उधर की बातों में नहीं आना है।